नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। बात करते हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की। उससे पूर्व थोड़ी सी बात कर लेते हैं वैश्विक स्तर पर मौलिक अधिकारों के इतिहास की। 1789 ईस्वी फ्रांस की क्रांति, यह पहली बार था जब कहीं मौलिक अधिकारों की मांग उठी थी नागरिकों के लिए। इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया और दुनिया के लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। इसी कारण प्रत्येक 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है वो विश्व के लोगों को मानव अधिकार दिए गए थे। प्रश्न अब यह उठता है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, क्योंकि 10 अक्टूबर 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। इसी कारण 10 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। द्वितीय श्रेणी परीक्षा राजस्थान में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 अक्टूबर को। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकारों की। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। पहला प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार लिए कहां से गए हैं, तो वो है यूएसए के संविधान से। अब इन्हें यूएसए के संविधान से लेकर संविधान में कहां शामिल किया गया, तो बात करें तो संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। यानी कि संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। यदि मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7 और वर्तमान संविधान की बात करें तो मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। यानी कि 7 में से एक मौलिक अधिकार कम कर दिया गया। ये कौन सा कम हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित एक मौलिक अधिकार था, नाम था संपत्ति का अधिकार। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया।
मतलब मौलिक अधिकारों की श्रेणी से तो इसे हटा दिया गया, परंतु संविधान से इसे नहीं हटाया गया। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 से हटाकर संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300 के में ले जाकर जोड़ दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार न होकर एक कानूनी अधिकार बन गया, यानी विधिक अधिकार है। अगर माता पिता हमें संपत्ति में हिस्सा नहीं देते हैं तो हम उनके विरुद्ध इस अनुच्छेद के अनुसार संपत्ति प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। यानी संविधान कहता है कि माँ बाप यदि नहीं दे संपत्ति तो कोर्ट केस से संपत्ति प्राप्त की जा सकती है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। इस कारण मूल संविधान के 7 जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या घटकर रह गई 6। तो वर्तमान भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इन मौलिक अधिकारों को शामिल है। संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा। अभी मैग्ना कार्टा क्या है? सन 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के शासक थे जॉन एक ऐसे शासक थे जो प्रत्येक कार्य में अपना हस्तक्षेप रखते थे। तो इंग्लैंड में एक रक्तहीन क्रांति हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि राजा को कुछ प्रशासनिक अधिकार दिए जाएं और राजा उन अधिकारों के अलावा अन्य किसी कार्यों में हस्तक्षेप न करे। तो राजा के जो मौलिक अधिकार दिए गए या राजा को जो मौलिक अधिकार पत्र सौंपा गया उस अधिकार पत्र का नाम था मैग्ना कार्टा। इस कारण किसी भी अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान का भाग 3 हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, इस कारण भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेदों की। अपन ने पढ़ा था कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। बात सबसे पहले अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि राज्य ऐसे किसी कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों में कमी करता हो। अगर राज्य इस प्रकार के किसी कानून का निर्माण करता है तो भारत का उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार उसकी न्यायिक जांच कर सकता है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 13 में राज्य को यह निर्देश कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम करता हो। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। इसे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक यानी कि 14, 15, 16, 17 और 18 5 अनुच्छेदों में शामिल किया गया है। एक बार प्रश्न आया था पटवारी भर्ती परीक्षा में कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आने वाला समानता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में है? तो ये 5 अनुच्छेदों में है और सबसे ज्यादा अनुच्छेदों में शामिल यदि कोई मौलिक अधिकार है तो वो है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की बात करें तो समानता के अधिकार के अंतर्गत सबसे पहले आता है अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता। यानी भारत में सभी नागरिक धर्म, लिंग, जाति,
या किसी भी जन्म स्थान पर जन्मे हो, सभी एक समान है। कानून उनके समक्ष कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो सामान्य आदमी हो, सभी कानून के समक्ष समान होते हैं। चाहे वो बाबा राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो सलमान खान हो, कानून सबको एक ही दृष्टि से देखता है और सबूतों के आधार पर निर्णय करता है। आपने देखा होगा कि कानून की देवी की आंखों पर पट्टी होती है तथा हाथ में तराजू लिए हुए होती है। इसका मतलब यह है कि वो अपने सामने कौन है उनको नहीं देखता, केवल इस आधार पर निर्णय देता है कि सबूत किसकी ओर है। तो अनुच्छेद 14 ये कहता है विधि के समक्ष समानता। नंबर 2 बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 अभी आयुष्मान खुराना की एक फिल्म आई थी आर्टिकल 15, इसी पर आधारित है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी प्रकार का विभेद यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी भारतीय नागरिक समान हैं और किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर या किसी भी स्थान पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह कहता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन। लोक नियोजन मतलब साधारण भाषा में कहें तो सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, यानी धर्म, जाति, लिंग किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि भारत में आरक्षण की व्यवस्था है, तो अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(4) यह कहता है कि नागरिकों को जो कमजोर पक्ष है उनके लिए राज्य सरकारी नौकरियों में कुछ पदों का आरक्षण करेगा। अब कुछ पदों का आरक्षण करेगा, इसमें यह कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि कितने पदों का आरक्षण करेगा, परंतु उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि 50% से अधिक पद आरक्षित नहीं हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में मोदी सरकार ने इस 50% की सीमा वाले उपबंध को हटा दिया है। इस कारण अब जो है वो 50% से अधिक आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 16 जहां यह कहता है कि सभी को सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेंगे, जबकि 16(4) यह कहता है कि नागरिकों के लिए, कमजोर नागरिकों के लिए कुछ पदों का आरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। साधारण भाषा में कहें तो छुआछूत का अंत कर दिया गया इस अनुच्छेद के अनुसार। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे उपाधियों का प्रयोग नहीं कर सकता, परंतु इसमें एक नियम रखा गया कि यदि भारतीय नागरिक सेना या शिक्षा में कोई उपाधि प्राप्त कर सकता है तो उसका उपयोग उसके द्वारा किया जा सकता है। तो उपाधियां कोई व्यक्ति प्रयोग नहीं करेगा। जैसे ब्रिटिश काल में राय बहादुर सेठ जी जैसी उपाधियां मिलती थी, उनका उपयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इन उपाधियों को खत्म कर दिया गया है। केवल सेना और शिक्षा के क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति को उपाधि प्राप्त है तो वो उन उपाधियों का प्रयोग कर सकता है। तो समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में है। 14 विधि के समक्ष समानता, 15 किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर, 17 अस्पृश्यता का अंत और 18 उपाधियों का अंत इसमें शामिल है। दूसरे मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी कोई अधिकार है मौलिक अधिकारों में तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार। इसे 4 अनुच्छेदों में, संविधान के 4 अनुच्छेदों में 19 से 22 तक शामिल किया गया। 19, 20, 21 और 22। समानता के बाद नेक्स्ट स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। वर्तमान में ये 6 है, लेकिन पहले इन स्वतंत्रताओं की संख्या थी 7। परंतु जैसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया, उसी प्रकार एक स्वतंत्रता यानी कि संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन की जो स्वतंत्रता थी उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा
1978 में स्वतंत्रताओं की श्रेणियों से हटा दिया गया। इस कारण जो एफ में वर्णित स्वतंत्रता थी उसे संविधान से रिमूव कर दिया गया। तो वर्तमान में 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की गई है। बात करते हैं इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की। अनुच्छेद 19A में है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति अपने दायरे में रहकर नियमों के अनुसार अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार रखता है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस, प्रिंट मीडिया को जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त है। अलग से प्रेस या प्रिंट मीडिया के लिए कोई अनुच्छेद संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 19B यह कहता है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति सम्मेलन कर सकता है बशर्ते उसमें हिंसा ना हो और किसी प्रकार के हथियारों का प्रयोग न किया जा रहा हो। सी यह कहता है संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। भारत में प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है कि वो कोई संगम, संघ या सहकारी समितियों का निर्माण कर सकता है। अनुच्छेद 19D यह कहता है कि भारत में कोई व्यक्ति कहीं भी घूमने का अधिकारी होगा। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कहीं घूम सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अनुच्छेद 19E यह कहता है कि भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार। भारत में भारतीय कहीं भी निवास कर सकते हैं। और एफ वाली स्वतंत्रता मैं आपको बता चुका हूं कि एफ में संपत्ति अर्जन अधिग्रहण की स्वतंत्रता थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। तो बात करते हैं जी की। भारत में कहीं भी रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, यानी भारतीय नागरिक भारत में कहीं भी रोजगार प्राप्त करने का अधिकारी होगा। वह किसी भी राज्य में जाकर रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को यह निम्न जो स्वतंत्रताएं वो प्रदान की। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो प्रदान की गई थी। आगे के अनुच्छेदों की बात करते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि व्यक्ति जब तक अपराधी न्यायालय द्वारा घोषित नहीं किया जाएगा या उस पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसे आपराधिक श्रेणी में नहीं रखा जाएगा तथा एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को स्वच्छ वातावरण में और अपने मन अनुसार जीवित रहने का पूर्ण अधिकार है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार और अपने मनमाफिक जीने का पूर्ण अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। इसी अनुच्छेद 21 के में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 21 के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। क्या है शिक्षा का अधिकार? बात करते हैं। यह है RTE, यानी कि राइट टू एजुकेशन। भारत में इसे सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल किया गया था। अनुच्छेद 45 ये कहता है कि राज्य बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसी कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के में RTE या शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया, जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है।
इसे पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, अर्थात किसी व्यक्ति को यदि अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कुछ जो है वो संरक्षण प्राप्त होंगे। जैसे उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वह न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट दायर करवा सकता है। परंतु ये अधिकार 2 दशाओं में लागू नहीं होंगे। नंबर 1, यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति शत्रु देश का नागरिक है या उसे निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। निवारक निरोध अधिनियम अर्थात अपराध करने से रोकने के लिए, कोई व्यक्ति अपराध करने जा रहा है और उसे रोकने के लिए अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और उस पर अनुच्छेद 22 लागू नहीं होता। तो यह है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, पहले 7 थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा छठी जो स्वतंत्रता थी उसे हटा दिया गया। इस कारण 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों से दोष सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 क्या कहता है शिक्षा का अधिकार। और 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। एक और प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है, ये 2 यानी 21 और 22 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी लागू रहते हैं, यानी कि यह अनुच्छेद कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। में हम मौलिक अधिकारों के प्रथम भाग के बारे में पढ़ेंगे। बाकी बचे हुए जो मौलिक अधिकार हैं, जो 4 मौलिक अधिकार है, अगले वीडियो में हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही मौलिक अधिकारों से जो जुड़े हुए विवाद है वो अगले वीडियो में हम जो है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।